लेकिन अगली बार जब आएंगे तो अगली बार नंबर के साथ आएंगे। कह सकता हूँ कि सरकार बेहतर काम किया, अच्छा काम किया है, और सरकार ने तो बेचारा परेशानी में लोग डाले हुए हैं, तरफ तलवार लटका दिए हैं, और एक तरफ लिफाफा खोलते हैं, बंद करते हैं, दूसरे तरफ कई एजेंसियों को इस राज्य में उतार चुकी है भारत की सरकार। झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की बैठक प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री खीरू महतो जी की अध्यक्षता में आरंभ की गई। बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो निर्णय लिए गए हैं कि 16 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें राज्य भर के सभी हमारे कार्यकर्ता उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी एवं अन्य प्रमुख नेता का उस सम्मेलन में संबोधन होगा। राज्य की दशा और दिशा उसी सम्मेलन से तय किया जाएगा। झारखंड की जो गंभीर सवाल हैं, गंभीर मुद्दे हैं, झारखंड की मिट्टी से, झारखंड के लोगों से जुड़ा हुआ जो सवाल है, उन सवालों पर जनता दल यू की क्या रणनीति होगी, वो सारी रणनीतियों की खुलासा कार्यकर्ता सम्मेलन में किया जाएगा। और उस दिन से चरणबद्ध तरीके से झारखंड में जनता दल यू काम करेगा। दूसरा निर्णय यह हुआ है कि 15 अक्टूबर से यहाँ पर सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, 15 सितंबर से, और 15 अक्टूबर को तक सभी जो सदस्यता हमारे जिल्द बांटे गए हैं, जो सदस्य बनाए जाएंगे, वो 15 अक्टूबर तक सभी सदस्यों की सूची राज्य कार्यालय को प्राप्त करने का निर्देश आज के बैठक में लिया गया है। आज के बैठक में सभी जो जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, राज्य के हमारे पदाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि सदस्यता अभियान चलाते और सम्मेलन की तैयारी करते इस काम को व्यापक तरीके से राज्य में चलाना है। राज्य पार्टी ने यह भी तय किया है कि 25 लाख सदस्यता फार्म हमें लोगों को प्राथमिक सदस्य बनानी है। उसके लिए जिला जिला, प्रखंड प्रखंड, नीचे के स्तर पर हम काम शुरू कर चुके हैं। उसको और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिसके बारे में आज निर्णय हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस निर्णय से राज्य के अंदर सदस्यता अभियान की गति को काफ़ी बल मिलेगा और इस काम में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, कार्यकर्ता बहुत जोश में हैं, और उस जोश का इस्तेमाल हम सदस्यता अभियान में करेंगे। और सदस्यता अभियान के साथ साथ जो राज्य में सम्मेलन करेंगे, उस सम्मेलन में उनके जोश का इस्तेमाल करेंगे। ये आज की बैठक में निर्णय लिए गए हैं। और एक हमारे जो उनका निधन हो गया, जफर कमाल साहब, जो बहुत पुराने साथी थे, बहुत जानदार और शानदार थे, अचानक उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सब पूरी पार्टी मर्माहत है, और हम लोगों ने 1 मिनट का मौन रख करके दिवंगत आत्मा की ईश्वर से, अल्लाह से शांति का भी अनुरोध किया है। यही आज की बैठक में मोटा मोटी हम लोगों ने फैसला किया है। आपके माध्यम से जो हम लोगों ने फैसला लिया है, झारखंड की जनता, झारखंड के हमारे जनता दल के साथियों को यह संदेश मिले, इसके लिए आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया।
आप सब यहाँ आए, आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्रवण जी, यहाँ पे जो सत्ताधारी दल ने खास करके 1932 का खतियान जो स्थानीय नीति के लिए कैबिनेट से पारित किया है, और उस पर आपके पार्टी की क्या राय है स्थानीय नीति को लेके, और किस तरह से आप लोग आगे इसमें बढ़ना चाहेंगे? नहीं, हम लोगों ने इसके बारे में राय शुरू किया है और हमने आपको कहा कि सम्मेलन के माध्यम से उसकी घोषणा हम लोग करेंगे और पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, और उस पर भी राय हमारी पार्टी में चल रही है और राज्य पार्टी उस पर अपना पूरी बात को समझ लेगी, समीक्षा कर लेगी, और समीक्षा के उपरांत जब सम्मेलन होगा तो उसमें पूरी तरह से हम लोग उसकी घोषणा करेंगे। अच्छा, आपकी जो तैयारी है झारखंड में जेडीयू पहले और अब के जेडीयू नंबर का सब कुछ तो नंबर पे होता है, जो विधायकों की संख्या पर देखिए, हम लोग पहली हमारी जो प्रायोरिटी है, हमने आपसे कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी है संगठन को बढ़ाना, और संगठन तभी बढ़ेगा जब हम सदस्यता अभियान करेंगे, और सदस्यता अभियान जब चलाएंगे तो उसमें हमारे कार्यकर्ता भी निकलेंगे, उसी में से नेता भी निकलेंगे, और सदस्यता अभियान के दौरान ही हमको पता चल जाएगा कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पर हमारी उपयोगिता है, हमारे वहां बड़े पैमाने पर मेंबर बने हैं। तो ये जो हमारा सदस्यता अभियान है वो हमारे क्षेत्र का मापक यंत्र होगा, यानी उस फार्मूले के तहत हम अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को पहचानेंगे कि इस विधानसभा में हम उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, चुनाव लड़ा सकते हैं, वहाँ पर हम जीत सकते हैं। तो ये सदस्यता अभियान के बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन कौन क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हम चुनाव लड़ करके और अपनी पहचान बना सकते हैं, वहाँ पर जीत सकते हैं। सर, हाल के दिनों में जदयू का कोई नवंबर में एक धरना हुआ था राजभवन के पास, उसके बाद से एकदम शांति आ गई। नहीं, हमसे ज़्यादा जानकारी आपको है इस बात की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो प्रखंड स्तर पर बातें चलती है, जिला स्तर पर बातें चलती है, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पोटेंशियल हैं, भले ही पुराने हो जाए, लगे आपको कि ये थके हुए हैं, वो थके हुए नहीं हैं, वो उनके अंदर जो समझ है और झारखंड की एक एक चीज़ को जो समझते हैं, स्थानीय स्तर पर अपने आंदोलन का इजहार वो करते रहते हैं, कहीं धरना देते हैं, कहीं प्रदर्शन करते हैं, कहीं अखबार के माध्यम से जानकारी देते हैं, तो वो करते रहते हैं। लेकिन जिस व्यापकता की आप बात करते हैं, उसकी व्यापकता के बारे में हमने आपसे बताया कि हमारा 16 अक्टूबर को जो यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, वहीं से बिगुल फूकेंगे कि इस झारखंड की धरती में हमको कैसे अपने आप को खड़ा करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, और किस तरह से जनता की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना है, उसका पूरा खुलासा उस सम्मेलन के माध्यम से करें। कल ही मौजूदा सरकार ने 1000 दिन पूरे कर लिए, आप कितना नंबर देना चाहेंगे मौजूदा सरकार को? देखिए, अचानक कोई बात आपने पूछा है तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो अगली बार नंबर के साथ आएंगे। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सरकार बेहतर काम किया, अच्छा काम किया है, और सरकार ने तो बेचारा परेशानी में लोग डाले हुए हैं, तो काम क्या करेगी? एक तरफ तलवार लटका दिए हैं और एक तरफ लिफाफा खोलते हैं, बंद करते हैं, दूसरे तरफ कई एजेंसियों को इस राज्य में उतार चुकी है भारत की सरकार। तो इस सरकार को तो काम करने का जो उनके पास समय होना चाहिए, काम करने का जो क्षमता है, उन क्षमताओं पर तो आप सब तरह से रोक लगा रहे हैं। कोई सरकार तभी अच्छा काम करती है, तभी ज़्यादा काम करती है, जब वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के काम करे। तो उनको काम करने कहाँ दिया जा रहा है? तो कभी इधर रोका जाता है, कभी उधर रोका जाता है। जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकार है देश के अंदर, उनके राज्यों की सरकारों को काम नहीं करने दिया जाता है, और काम इसलिए नहीं करने दिया जाता है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें वो प्रभावित करेंगे,
और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए एन केन परकेन हर हालत में जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकार है उसको रोकने की साजिश चलती है। सर, पिछले दिनों अमित शाह जी पटना गए थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी धोखेबाज हैं, फिर धोखा देंगे लालू जी को। नहीं, उस देश के बहुत बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो देश के जनता का नेता नहीं है। जनता के सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं। आपने देखा हो, हमने तो टेलीविज़न पर ही देखा, पता नहीं किस टेलीविज़न पर देखा, लेकिन किसी टेलीविज़न पर ही हमने देखा कि वो पूछ रहे हैं कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बन गया, जब वहाँ पर हवाई जहाज़ उतरेगा तब पूर्णिया के लोगों को दिल्ली जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, कहीं भी देश के अंदर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए सहूलियत मिलेगी कि नहीं? तो जनता ऐसे ऐसे कर रही है। नहीं, जब हवाई अड्डा ही नहीं बना तो क्या सवाल कर रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि वो अगर झारखंड में, बिहार में आए हैं तो बिहार में तो हम सब लोगों ने स्वागत किया उनका, हम लोगों ने तो अभिनंदन किया उनका, और हमारा सभ्यता हमारी रही है, संस्कृति बिहार की रही है, अतिथि देवो भव। तो हमने तो अतिथि को देवता के समान समझा, लेकिन जो अतिथि आए वो हम लोगों को कुछ समझे नहीं, ना हम लोग की समस्या को समझे, ना हम लोग की कोई बात किया। हम लोग के तो लंबे अरसे से जो बात चल रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, कहाँ उसकी घोषणा किया? हमको तो वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हम लोग चलाते हैं, पटना यूनिवर्सिटी को, जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, कहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? हम लोग तो जाति आधारित जनगणना का सवाल उठा रहे थे, कहाँ जातिगत जनगणना के बारे में उन्होंने कुछ कहा? तो हम लोग को लगा था कि वो आए हैं तो कुछ दे के जाएंगे, बल्कि वो असत्य ही बोल करके चले गए, और बिहार की जनता ने बाय बाय कर दिया, कह दिया कि दोबारा मत आइए, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, आपसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। विकास की जो गति है उसके लिए उनको कोई योजना की घोषणा करना चाहिए था, सीमांचल की ही घोषणा करना चाहिए कि सीमांचल के इलाके में हम इतना पैकेज देंगे, इतना हम सड़क बनाएंगे, इतना हम बेहतर और काम करेंगे। तो कोई काम की बात उन्होंने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने जो काम किया, विकास किया। तो कौन सा विकास किया? एक जो हवाई अड्डा पूर्णिया में बनाना है, लंबे अरसे से फाइल बंद करके ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं। उनको लग रहा है कि बिहार में सरकार बनेगी तब ये पूर्णिया का हम इसको बनाएंगे। तो जिस प्रकार से उम्मीद थी बिहार के लोगों को, वो उम्मीद उनसे पूरा नहीं हुआ। तो उनके आने का जो मकसद था वो बिहार में उनका पूरा नहीं होने की उम्मीद है, और न हम लोग होने देंगे। सर, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सर, वो पिछले दिनों आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी गए थे दिल्ली में, नाम भूल रहे हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता हैं मोहन भागवत जी। तो अगर मोहन भागवत जी राष्ट्रपिता हैं तो महात्मा गांधी जी क्या हैं? सरदार पटेल क्या हैं? लोकनायक जयप्रकाश क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या है? अगर वो राष्ट्रपिता है तो ये कौन पिता है? इनका डिफिनेशन उन्हीं से पूछिए। हम लोग सिर्फ नहीं जानते, आज पूरा दुनिया जानता है कि भारत का एक राष्ट्रपिता है, उसका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नाम है, दूसरा कोई राष्ट्रपिता नहीं है। राष्ट्रपिता वही बनता है जो हिंदू को भी लेके चलता है, जो अल्पसंख्यक को लेके चलता है, जो सिख को भी ले चलता है, जो ईसाई को भी लेके चलता है, यानी गरीब को, अमीर को, छोटा को, बड़ा को, सबको एक साथ लेके चलता है। जो डॉक्टर भीमराव ने संविधान बनाया है, उस संविधान को लेके चलता है, उसको राष्ट्रपिता कहते हैं। तो ये तो अपना संविधान है। देश की आज़ादी में ये कहा थे, देश की आज़ादी में आरएसएस का एक व्यक्ति का कोई नाम बता दे कि देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान है? देश की आज़ादी में इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्रपिता बनने के लिए महिमा मंडित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनसे पूछिए कि अगर राष्ट्रपिता जिनका नाम आपने कहा वही हैं, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी कौन है? उनको कौन सा दर्जा वो देंगे? वो उनसे सवाल पूछ करके देश की जनता को ये बताना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।